दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, मिस कर दिया है तो आप इनको देख लेना। नोटिफिकेशन हो सकता है नहीं मिला हो तो चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूएस मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ओपनिंग डेटा आपके सामने है। यूएस मार्केट यानी डाउ जोन्स 86 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। नेस्डेक भी अभी 117 पॉइंट्स नीचे है, रिकवरी कर रहा है। साथ में ब्रेंट की बात करें तो ये 0.60% ऊपर है। अभी तक ट्रंप की कोई कमेंट्री आई नहीं, कुछ कहा नहीं, इसलिए ब्रेंट अभी सेटल है। लेकिन मार्केट यही एंटिसिपेट कर रहा है कि ट्रंप बोलेगा तो कुछ नेगेटिव ही बोलेगा, और उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं क्रूड चला गया था 88 तक, अभी 85 86 समथिंग कुछ आ चुका है। अब देखिए ट्रंप ने कल ही कुछ बोल दिया था, रात को 12 बजे ट्रंप ने काफ़ी बड़ी बात कही थी, उसको लेकर मार्केट अभी थोड़ा सा सोच में है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कह दिया। देखो ट्रंप अभी कहता है कि बेटर है रेट को रोकना, यानी अनचेंज रखना बढ़ाने के कंपैरिजन में, यानी रेट बढ़ाओ मत, अभी रेट को यहीं पे रखो। एक्सपेक्ट करो कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा ईयर एंड पे। अब ये एक बड़ी बात है, ठीक है, साल के आखिरी में। अब इन्फ्लेशन किससे ट्रिगर होता है? ऑयल के प्राइस से। यानी साल के आखिरी तक ट्रंप को ऐसा लगता है कि ऑयल का प्राइस इसी तरह से ऊपर रहने वाला है, ठीक है। और साथ में ऑयल के ऊपर भी बातचीत की है, काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे कही है कि ऑयल प्राइस यो रहेगा, यो हनी सिंह की तरह हो सकता है, उछलेगा, गिरेगा, फंसेगा, कभी कम बैक होगा, कभी नहीं होगा, और जो भी होगा वॉल्यूम के साथ में होगा। यो का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि ऑयल प्राइस वॉलेटाइल रहेगा, कभी अप कभी डाउन रहेगा, फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब कितना वाइल है ये पता नहीं है, बाकी ईयर एंड यहाँ पे बोल दिया है तो इसका मतलब यही है कि साल भर तक या साल के आखिरी तक, अगले 2 क्वार्टर्स हम बोल सकते हैं, इसी तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पे ट्रम्प की रहेगी ट्रेड करने की, और ऑयल का जो प्राइस है वो आपको यो होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी ट्रम्प अभी फोकस कर रहा है कि टैरिफ लगा दें, डिप्लॉय हो जाए फास्टर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ट्रम्प के ये जो टैरिफ है, या फिर जो भी हम बोल सकते हैं अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं उसके बेसिस पे। तो कहने का मतलब है कि ऑयल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है, तो उसको लेकर ट्रेडर थोड़े से सचेत हो जाए। सो पॉलीकैप के नंबर्स आपने देख लिया होगा फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने मिस कर दिया है तो आज का पहला वीडियो देख लेना, डिटेल में बातचीत की है। और जैसे ही नंबर्स आते हैं ना, स्टॉक क्रैश करता है या डिप करता है, उसके बाद में रिकवरी आती है। अब कल क्या यहीं से रिकवरी रिज्यूम होगी या फिर नहीं होगी, उसको लेकर बातचीत हम कर चुके हैं, तो नंबर्स आप देखिए। बाकी जो इम्पैक्ट है आज देखने को मिला है आरआर केबल के ऊपर भी, 6% स्टॉक ऊपर था। पॉलीकैप के रिजल्ट आए बट स्टॉक चला नहीं, लेकिन आरआर केबल की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब पिछले क्वार्टर को याद करिए, पॉलीकैप के रिजल्ट कैसे थे? पॉलीकैप के रिजल्ट डिसेंट थे, यानी बहुत अच्छे नहीं थे। पॉलीकैप का जो मार्केट शेयर था वो बड़ा था, तो वो एक पॉजिटिविटी थी, वो ट्रिगर था स्टॉक के चलने के पीछे का। आरआर केबल ने अपने सपोर्ट्स आई थिंक 100% समथिंग कुछ तेजी दे दी है, और उसके पीछे का कारण था इसके नंबर्स काफ़ी अच्छा आना। यानी पॉलीकैप ने अगर ऐसे नंबर्स दिए हैं जिसमें एस्टिमेट बीट करती है, प्रॉफिट के मार्जिन अच्छे आते हैं, गाइडेंस अच्छी आती है, तो मार्केट उम्मीद कर रहा है कि ये जो एक हाई ग्रोथ कंपनी है और काफ़ी छोटी कंपनी है, इसके नंबर्स तो बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज सट्टा खेला गया, काफ़ी लोग खेल सकते हैं सट्टा, क्योंकि नंबर्स आने पर कुछ भी हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, सिक्का कहीं पर भी कैसे भी गिर सकता है। सो लोगों ने आज सट्टा खेला, सट्टा इन द सेंस क्योंकि लोगों के पास में या जो ट्रेडर उनके पास में डेटा भी है, डेटा है पॉलीकैप का, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड बैट ली है, रिजल्ट बैट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे ट्रेडर्स ने लिया। आपने खरीदा क्या? ट्रेड करने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपने खरीदा या कुछ नहीं किया। बाकी यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 100% जा चुका है, ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक 60% जा चुका है। रिजल्ट आने से पहले प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, वो आपने यहाँ पे देखी। उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन देती है, फिर आज भी एक अच्छी कैंडल बनती है। तो चांसेस काफ़ी हाई है कि टेक्निकली स्टॉक अच्छा करे। बाकी फंडामेंटली अगर क्वार्टर वन में अच्छा करेगा तो बहुत अच्छी तेजी यहाँ पे उम्मीद की जा सकती है। क्वेश्चन बन जाता है कि रिजल्ट कब है? दोस्तों इसके रिजल्ट का अपडेट अभी तक आया नहीं है, यानी कंपनी ने डिक्लेयर नहीं की है डेट, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर। एक और कंपनी जिसका नाम है KEI, स्टॉक ने कुछ नहीं किया आज, रीज़न आपको बताइए, इनकम टैक्स सर्च ऑपरेशन हुआ था, कुछ निकला नहीं। सेकेंड रीज़न था कि क्वार्टर वन में ज़्यादा कुछ खास अच्छी ग्रोथ नहीं आना, ब्रोकिंग हाउसेस ने इसको डाउनग्रेड किया कि कंपनी कुछ खास नहीं कर पा रही है पॉलीकैप के कंपैरिजन में और आरआर केबल के कंपैरिजन में।
लेकिन कंपनी ने यहाँ पे गाइड किया था कि हम 20% की ग्रोथ निकाल देंगे रेवेन्यू के अंदर Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर। अब पॉलीकैब की ग्रोथ आपने देखी कितनी थी, 20% से तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो KEI इसलिए नहीं चला कि आपका कंपटीशन तो अच्छी ग्रोथ दे रहा है, RR केबल भी अच्छी ग्रोथ दे रहा है, आप 20% की ग्रोथ की बात कर रहे हो, ठीक है। सो क्या ये सरप्राइज करेगा इन्वेस्टर को Q1 में, क्या लगता है आपको? बाकी फिलहाल तो रेसिस्टेंस के आसपास है जो अब सपोर्ट बन चुका है। अगर नंबर्स अच्छे आते तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बनेगी, बट मार्केट इसको लेकर अभी एक्सपेक्टेशन कम कर रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फिलहाल है RR केबल से। पॉलीकैब के रिजल्ट आ चुके हैं, देखते हैं कि कल क्या होता है उसमें। बाकी दोस्तों आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्टॉक ऑन सपोर्ट बताइए। देखो मैं यहाँ पे जस्ट एक एक POV बता रहा हूँ या देखने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे सपोर्ट के स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है IEX, 6% की तेजी बनी आज स्टॉक प्राइस में। और इसमें हम अपडेट्स देखें तो मैं आपको वैसे तो अपडेट दे चुका हूँ, अगेन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ है। देखो DRHP इसने सबमिट कर दिया IPO, एक एसोसिएट कंपनी जिसका नाम है IGX, ये कंपनी उतरेगी और इसमें जो IEX के प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पे जिसमें कंपनी ने बता रखा है कि हम अपने Q1 के रिजल्ट 23 तारीख को देंगे, फिर आज या कल कंपनी ने बता दिया कि हम 23 को नहीं 24 को देने वाले हैं। अब पॉइंट ये बन जाता है कि इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने या फिर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ने हिस्सेदारी ले रखी है, जिसमें पराग पारिक भी है, ठीक है। सो पराग पारिक की स्ट्रैटेजी सिंपल है, जो स्टॉक नीचे होगा उसमें हिस्सेदारी लेंगे, जिस कंपनी में दम कम होगा उसमें कम हिस्सेदारी लेंगे, जिसमें ज़्यादा दम होगा उसमें ज़्यादा स्टेक लेंगे। जिसमें IT कंपनीज में पूरे पोर्टफोलियो का आई थिंक 25% है, IEX है इसके पास में, बट एलोकेशन काफ़ी कम है। तो ऐसी कंपनीज को खरीदने वाले ये भी ध्यान रखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट भी करना होता है, कि दाव आपका गलत चला गया तो पोर्टफोलियो का एक मेजर चंक आपका डूबना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ऐसी कंपनीज के अंदर उस हिसाब से प्ले किया जाता है। तो ये कंपनी समझ से बाहर है नॉर्मल इन्वेस्टर्स के। फंड मैनेजर अपने रिस्क मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी कुछ लोग सोचते हैं कि बड़े फंड हाउस ने लिया है तो हो सकता है कुछ अच्छा होगा, यहाँ पे सपोर्ट में मिल रहा है तो उसको खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डिफिकल्ट है इसको समझना। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसमें अबाउट इंडिया आ जाता है, ठीक है। 27,000 का स्टॉक है, ये प्राइस थोड़ा सा ध्यान में रखिए, लेकिन 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 38 का पी है। अब ये थोड़ा सा समझो, यहाँ पे 38 का पी आ चुका है। काफ़ी टाइम से मैंने देखा नहीं इसका 38 का पी। अभी आप देख सकते हैं 10 साल का अगर मैं वैल्यूएशन का चार्ट दिखाऊं EPS का, तो EPS तो अच्छा कर गया 10 साल में, लेकिन वैल्यूएशन फिलहाल काफ़ी डिग्रेड हुई है। जो 50 का पी था वो 38 का आ चुका है, तो ये एक अच्छा डिस्काउंट है, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन को थोड़ा सा लॉन्गर फ्रेम में देखें तो स्टॉक यहाँ पे अटका हुआ था, लेकिन ये टूट जाती है वैल्यूएशन। कारण क्या है इसके पीछे का? कारण है कि कंपटीशन इसमें बढ़ रहा है थोड़ा करके। बाहर की कुछ कंपनीज है जो इंडिया में डायबिटीज़ की दवाइयाँ कोर्सेज सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कंपनी वैसे तो आपको नहीं मिलेगी जिसका स्टॉक सपोर्ट पे है और जिसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। यानी हर जो कंपनी का स्टॉक सपोर्ट पे है उसने उसमें कुछ तो नेगेटिव है, बट आपको वो समझना है कि वो टेम्पररी है या परमानेंट है। पिछले कुछ साल के इसके नंबर्स को देखें तो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी इसमें काफ़ी कमाल की है। EPS आपने देख लिया, ब्रीडिंग उसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं। देखिए एक बड़ी गिरावट इसमें कंप्लीट होती हुई दिखी है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम था ये डबल टाइम्स टच हुआ है, उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करा है, ठीक है। अभी तक रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है तो मैं नहीं कहूँगा कि रिवर्सल हो चुका है, लेकिन हाँ बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद में इन्वेस्टर चेक करेगा कि पहले किस तरह से स्टॉक ने परफॉर्म किया है, रिएक्ट किया है। जब भी कुछ बड़ी गिरावट आई है तो स्टॉक ने 25% 36% की गिरावट दिखाई है, मोटा मोटी 30% के आसपास की गिरावट है। तो इस बार 30% की गिरावट इसमें हो चुकी है। पिछली बार जब भी स्टॉक चला है तो यहाँ पे कुछ बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिले हैं, जो यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर सही में बॉटम हुआ तो 31% का गैप है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट्स होते हैं तो फिर तो स्काई इज लिमिट, काफ़ी दूरी तक स्टॉक जाते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। तो सपोर्ट वाली कंपनीज अगर आपको देखनी है तो ऐसी कंपनीज देखनी चाहिए जिन पर कन्विक्शन हो, जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि ऐसी कंपनीज को होल्ड करना ही काफ़ी टफ होता है, जो स्टॉक
नीचे हो, काफ़ी टाइम तक चले नहीं, नेगेटिव न्यूज़ हो। तो अगर आपको चूज़ करना है तो वैसी कंपनीज़ को चूज़ करिए जहाँ पे आपको डेटा कन्विक्शनल लग रहा है और कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अब श्योरिटी चाहिए या फिर आपको और अच्छा कन्विक्शन चाहिए टेक्निकली या फंडामेंटली, तो आपको रिजल्ट देखना होगा और उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो एक कंपनी है आईएक्स की तरह और एक कंपनी एबॉट इंडिया की तरह, तो इस तरह से आपको कंपनीज को एनालाइज करना होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।